दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया भर के महान राजाओं और उनके ग्लोरी की कहानियों से भरे हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका द ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य एम्पायर को एंशिएंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन ग्रेट कॉन्करर्स और ग्रेट एम्पायर्स बिल्ड करने वाले राजाओं की इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोका को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्टोरियंस जो मोनार्क्स को लेकर काफी क्रिटिकल है, वो भी अशोका की तारीफ करते नहीं थकते? दोस्तों, इसका जवाब हमें अशोका की यूनिक लाइफ ट्रेजेक्ट्री में मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी अनबिलीवेबल और शानदार चेंजेस हुए जो दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। हम आपको बता दें कि अशोका के बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले वो एक बेहद क्रूर और रूथलेस राजा थे। चाइनीज स्कॉलर फाहिन तो यह तक लिखते हैं कि अशोका अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगते थे जैसे वो खुद हेल से अलग अलग टॉर्चर टेक्निक सीख कर आए हो, और इसीलिए उनका नाम चंड अशोका पड़ गया, मीनिंग द ब्रूटल अशोका। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोका की इसी लाइफ ट्रेजेरी के बारे में और समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अशोका जो एक टरेंट से कम नहीं था, उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नेशनल एम्बलम बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोका अपनी रूथलेसनेस और क्रूरटी को त्याग कर अहिंसा और धम्म के प्रचारक बन गए और दुनिया भर में शांति संदेश भेजने लगे। यह कहानी है अशोका के चंड अशोका से धम्म अशोका बनने की और उनके जीवन के उन पहलुओं की जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के पैराटर्स पर भी ग्रेट बनाते हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड की। बात 326 बीसी की है, जब पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर एलेक्जेंडर मैसेडोनिया से ब्यास तक पहुंचा। लेकिन भारत के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। नतीजतन एलेक्जेंडर वापस लौट गया। एलेक्जेंडर भारत में ज्यादा कुछ अचीव तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की पॉलिटी को डिस्टेबलाइज करके रख दिया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 बीसी पंजाब में मौर्य किंगडम को इस्टेब्लिश किया और उसे एक्सपेंड करते हुए नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और खुद को मगध का एपर डिक्लेयर कर दिया। मगध की कैपिटल प्रोस्परस सिटी पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। अशोका इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसारा के दूसरे बेटे। अशोका की कैपेबिलिटीज की कहानियां मगध में उनकी यंग एज से ही मशहूर थी। 18 साल में ही तक्षशिला के एक मैसिव रिबेलियन को खत्म कर वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी मां एक सिंपल फैमिली से थी, जबकि क्राउन प्रिंस बिंदुसारा के बड़े बेटे सुशीमा की मां एक प्रिंसेस थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ। सुशी तक्षशिला भेज दिए गए, जिसके कुछ दिनों बाद बिंदुसारा की डेथ हो गई। बिंदुसारा के मिनिस्टर्स अशोका को ज्यादा कैपेबल मानते थे और इसीलिए उनके सपोर्ट में अशोका मगध के एपर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जब सुसीमा को यह पता चला तो मगध में सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत 270 बीसी में अशोका की विक्ट्री से हुआ। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को ब्रूटली मार डाला, लेकिन इसकी हिस्टोरिसिटी कंटेस्टेड है। आइए बात करते हैं अशोका के रूल की। अशोकास रूल सत्ता में आते ही अशोका के रुथलेसनेस और डेस्पेटिज्म की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में एक टॉर्चर प्रजन बनाया गया, जिसको अशोकास हेल कहते थे, जहां प्रजनर्स और रेबल्स को टॉर्चरस पनिशमेंट्स दी जाती थी। अशोका से उनके वो मिनिस्टर्स भी नाराज थे जिन्होंने सक्सेशन में उनको सपोर्ट किया था। खैर, अशोका ने अपने चक्रवर्तन यानी किंग ऑफ किंग्स बनने के सपने के लिए एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करते हुए एम्पायर को उसके चरम पर पहुंचा दिया, जो हिमालय से लेकर मैसूर और हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया।
लेकिन अशोका की यह पॉलिसी एक विशेष साइकिल थी। इतने बड़े एम्पायर और राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट पुअर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की वजह से काफी एक्सपेंसिव था, जिसे कंपनसेट करने के लिए और नए नए टेरिटरीज एनेक्स करना जरूरी हो जाता। और यह सब इसलिए क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। लगभग 260 से 261 बीसी में हुए बैटल ऑफ कलिंगा का कॉज भी यही पॉलिसी थी। कलिंगा पाटलिपुत्र के साउथ में एक प्रोस्पोरस कोस्टल स्टेट था। अशोका ने इस बैटल को पर्सनली लीड किया और कलिंग के टफ ऑपोजिशन के बाद भी उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बैटल का आउटकम काफी हॉरेक था, जिसमें 1 लाख की डेथ, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस्ड और हजारों लोग स्टारवेशन से मर गए। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। जब अशोका ने कलिंग का डिस्ट्रक्शन देखा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डेथ और डिस्ट्रक्शन के इस हॉरिफिक सीन ने उनको झकझोर कर रख दिया था। दुनिया के इतिहास में अशोका शायद पहला किंग हुआ जिसने विक्ट्री में जश्न नहीं दुख व्यक्त किया। यह एक चेंज्ड मैन की कहानी है जिसने पावर के लिए शायद अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने वायलेंस को कंप्लीटली छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया, लेकिन उन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट मोगलीपुट तस्सा ने किया या उपगुप्त ने, इसको लेकर काफी विवाद है। लेकिन श्रीलंकन टेक्स्ट दीपावंसा के हिसाब से अशोका पहले ही बुद्धिस्ट मंक और सुसीमा के बेटे निग्रोधा के अंडर बुद्धिस्ट उपासक बन गए थे। अशोका अलग अलग आइडियाज को हमेशा समझने की कोशिश करते थे, लेकिन वह सिर्फ निग्रोध से इम्प्रेस हुए, जो अपने पिता सुशीमा के मर्डरर अशोका से मिलकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। यह बात अशोका को काफी इंट्रिगिंग लगी। वैसे निग्रोध अशोका डायलॉग की हिस्टोरिसिटी भी डाउटफुल है। अशोका का कन्वर्शन एग्जैक्टली कब हुआ यह बात डिबेटेबल है, लेकिन यह फैक्ट है कि उनका कन्वर्जन ओवरनाइट नहीं हुआ। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोका एक एडिक्ट में खुद लिखते हैं कि वह कलिंगा वॉर के 2 साल बाद ही बुद्धिज्म के जेलस डेविटी बने, लेकिन वहां भी कन्वर्शन डेट मेंशन नहीं है। खैर, कलिंगा वॉर के बाद अशोका बोधि ट्री, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के पिलग्रिमेज पर गए और बुद्धिज्म के मैसेजेस को अग्रेसिवली अपनी धम्म की पॉलिसी के थ्रू स्प्रेड करने लगे। हम आपको बता दें कि बोधि ट्री में गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट अचीव किया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला समन दिया। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है और कुशीनगर में उन्होंने निर्वाणा अचीव किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 240 बीसी में अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया। इस काउंसिल का कॉज था बुद्धिस्ट संघा में करप्शन और 6 आउज एलिजिड ब्राह्मणिक स्पाइस का संघा में इन्फिल्ट्रेशन। काउंसिल में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, जैसे संघा को रिर्गनाइज करना। मोगलीपुट्टा तिस्सा द्वारा कथवा टू स्क्रिप्चर कंपाइल किया गया। दुनिया भर में बुद्धिस्ट मिशनन्स भेजने का डिसीजन भी लिया गया और अशोका ने कश्मीर, गांधारा, बर्मा, सीरिया, इजिप्ट और मैसेडोनिया तक ऑन वॉइस भेजे। सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन अशोका के चिल्ड्रन महिंद्रा और संघमित्रा का माना जाता है। लेजेंड्स संघमित्रा को श्रीलंकन कैपिटल अनुराधापुरा में बोधि ट्री प्लांट करने का क्रेडिट देते हैं, जो वहां आज भी है और एक सीक्रेट साइट है। इस पॉलिसी ने बुद्धिज्म को श्रीलंका के अलावा तिब्बत, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया, जो बाद में एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। यह एक मॉडर्न इंडिया की सॉफ्ट पावर का भी सोर्स है। इसके बाद इंडिया के फॉरेन कॉन्टेक्ट्स एक नए रूप से इस्टेब्लिश हुए और इस फॉरेन पॉलिसी ने अशोका को अपने बॉर्डर्स पीसफुली सिक्योर करने में भी हेल्प किया। इन कॉन्टेक्ट्स का इन्फ्लुएंस अशोकन आर्किटेक्चर में भी दिखता है। कुछ स्कॉलर्स अशोकन पिलर्स को पर्शियन रूलर डेरियस के स्टोन पिलर से ही इंस्पायर्ड बताते हैं। अशोकास धम्म अशोका के रोल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनकी पॉलिसी ऑफ धम्म थी, जो गौतम बुद्ध की मध्यम मार्ग की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड थी।
यह हमें एक्सट्रीम इंडल्ज इन वर्ल्डली प्लेजर और एक्सट्रीम एसेटिज्म दोनों से बचने और मिडिल पाथ अडॉप्ट करने का सजेशन देती है। इसीलिए अशोका ने सिर्फ एक्सट्रीम मेथड्स को क्विट किया, लेकिन एसेटिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन अशोका का धम्म सिर्फ बुद्धा की टीचिंग नहीं बल्कि एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था। यह बात नोट करने लायक है कि कैसे अशोका ने बुद्धिस्ट आइडियल्स को यूज कर एक यूनिक और इंस्पिरेशनल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर पैटर्नल किंगशिप अशोका के रूल का गाइडिंग प्रिंसिपल बना, जिसमें सिटीजन्स का वेलफेयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था। कहते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका पीपल्स किंग बन गए, जो अपने सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को पर्सनली रिड्रेस और वेलफेयर एक्टिविटीज प्रमोट करते थे। उन्होंने मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन और ट्रैवलर्स के लिए वेल्स, फूड और शेड का इंतजाम किया। अशोका ने अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जैसे मैसेजेस भी स्प्रेड किए। अशोका की पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रिलीजियस टॉलरेंस भी था। भले ही अशोका बुद्धिस्ट थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर बुद्धिस्ट थियोक्रेसी बिल्कुल नहीं था। अशोका सभी रिलीजन्स को जेनरस डोनेशंस देते थे। उन्होंने धम्म महामात्ता नाम के स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए, जिनका जॉब सभी रिलीजियस सेक्ट्स का वेलफेयर था। यहाँ तक कि बर्बर केव्स के सुदामा और लोमास ऋषि केव्स को उन्होंने आजीविका सेक्ट को डेडिकेट करने के लिए बनवाया था। अशोका की इन्हीं काइंडनेस और टॉलरेंस की पॉलिसीज की वजह से उनके एडिक्ट्स उन्हें देवनाम पिया पियादशी बोलते हैं, जिसका मीनिंग बिलवेड ऑफ द गॉड्स हु ट्रीट्स अदर्स विद काइंडनेस है। अदर अचीवमेंट्स गवर्नेंस के अलावा अशोका का कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में भी इमेंस है और उन्हें स्टोन स्ट्रक्चर्स का पायर माना जाता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अशोकन पिलर्स हैं। सारनाथ के लायन कैपिटल को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे नेशनल एम्बलम और उसमें कार्वर्ड अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में अडॉप्ट किए गए। यह दोनों धम्म के सिंबल्स हैं, जिसमें वेलफेयरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, जिसको अशोका ने तब अडॉप्ट किया जब दूर दूर तक वेलफेयरिज्म का नामोनिशान नहीं था। इसीलिए यह हमारे नेशनल सिंबल्स में है। खैर, अशोकन पिलर्स चुनार सैंडस्टोन के थे, जो पूरे मौर्यन एम्पायर में मिलते हैं। उनका मेन पर्पस धम्म को स्प्रेड करना था। ऐसा कहते हैं कि यह इनक्रिप्शंस डेली एक ऑफिसर सारे सिटीजन्स के सामने रीड करता था और ऐसा लगता था कि शायद ए पर उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इसीलिए इनको लार्जली लोकल लैंग्वेजेस जैसे पाली, प्राकृत और एरोमिक में लिखा गया। मेन इंक्रिप्शंस में मेजर रॉक एडिक्ट फॉर 12 और 13 और माइनर एडिक्ट 1 है। एडिक्ट फॉर रूल्स ऑफ मोरालिटी, एडिक्ट 12 रिलीजियस पॉलिसी, एडिक्ट 13 कलिंग वॉर और माइनर एडिक्ट 1 अशोका के बुद्धिस्ट उपासक होने का डिस्क्रिप्शन देते हैं। कुछ लेजेंड्स अशोका को पूरे भारत में 84,000 से ज्यादा स्तूपास बनाने का क्रेडिट भी देते हैं। अशोक वंदना नाम के लेजेंड्स की एंथोलॉजी के हिसाब से अशोक ने बुद्ध के 7 रेलिक्स को डिवाइड कर उन्हें 84,000 बॉक्सेस में रख दिया और उनके ऊपर स्तूपास बनाने का ऑर्डर दिया। हालांकि हिस्टोरियंस 84,000 स्तूपास को एक ड्यूरेशन मानते हैं, लेकिन अशोका ने कुछ स्तूपास बनवाए जरूर, जिनमें मोस्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूपा है, जो दुनिया भर में अपने ग्रैंडोर के लिए फेमस है। भारहुत स्तूपा, धामेक स्तूपा, अमरावती स्तूपा भी अशोका के रूल में ही बने। अशोका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल गया को बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। वेयर गौतम बुद्धा गेंड इनलाइटनमेंट। मौर्यन पैलेसेस को तो मेगास्थनीज सबसे महान क्रिएशंस में मानते हैं और फाहिन इनको गॉड गिफ्टेड मोनुमेंट्स कहते हैं। इनमें मोस्ट फेमस अशोका का पैलेस और पटना के कुम्हार का 80 पिलर्ड कोर्ट है। डेथ एंड लेगसी। अशोका की डेथ पर भी कई डिबेट्स हैं।
एक लेजेंड के हिसाब से 232 बीसी में अशोका की एक वाइफ ने बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके शोक में उनकी डेथ हो गई। मृत्यु का सच जो भी हो, लेकिन अशोका के बाद मौर्य डायनेस्टी की ग्लोरी खत्म होने लगी। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरियन राय चौधरी इसका कॉज अशोका की पैसिफिस्ट पॉलिसी को ही मानते हैं, जिसने उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर किया। लेकिन रोमिला थापर बोलती हैं कि अशोका की पैसिफिस्ट पॉलिसी को ब्लेम करना एग्जाजरेशन है। अशोका हमेशा एक प्रैग्मेटिक एपर रहे, जिनकी पैसिफिज्म का मतलब मिलिट्री को डिसबैंड करना नहीं, सिर्फ मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अडॉप्ट करना था। मौर्यास के डिक्लाइन के दूसरे रीजंस जैसे बैक्ट्रियन ग्रीक्स का इन्वेशन और लैक ऑफ वर्दी सक्सेसर्स ज्यादा वैलिड माने जाते हैं। खैर 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य बृहद्रथ को अससनेट कर मौर्य एम्पायर का अंत कर दिया। लेकिन अशोका की लेगसी ने उसे इतिहास के पन्नों और लोगों के दिलों में अमर बना दिया। अमर्त्य सेन कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में जहां वॉर, वायलेंस और कम्युनलिज्म मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वहां अशोका की रिलीजियस टॉलरेंस, इंडिविजुअल फ्रीडम और पीस की पॉलिसीज काफी इंस्पिरेशन हैं। उनकी लेगसी की वजह से ही फेमस इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स लिखते हैं कि अमिट थाउजेंड्स ऑफ मोनक्स दैट क्राउड द कॉलम्स ऑफ हिस्ट्री द नेम ऑफ अशोका शाइन एंड शाइन ऑलमोस्ट अलोन लाइक अ स्टार। अशोका के खुद के शब्दों में कहें